नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनेमिक डीके में डेली न्यूज विद दिनेश कुमार के। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 8 सितंबर 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। दोस्तों, आज की खबरें और वीडियो के लास्ट में कवर होने वाले मजेदार फैक्ट्स को जानने के लिए ये वीडियो आखिर तक देखिएगा। पहले बात करते हैं आज के वीडियो के की अट्रैक्शंस के बारे में। हमारे आज की वीडियो में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, इंटरनेशनल सोलर अलायंस तथा यूनिसेफ का जिक्र आया है, जिसे मैंने स्लाइड्स में ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ अलग कलर में हाईलाइट कर दिया है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि नई शिक्षा नीति देश के युवाओं को रोजगार और नौकरियों के क्षेत्र में उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेगी। नई शिक्षा नीति की सराहना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह सभी पुरानी शिक्षा नीतियों का बेहतर विकल्प होगी। उन्होंने कल राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति के बारे में देश भर से मिले लाखों लोगों के सुझावों को इस नीति में समाहित किया गया है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि नई शिक्षा नीति जो है वो कंठस्थ करने की बजाय सीखने पर जोर देती है और वो छात्रों की विवेचनात्मक क्षमता को बढ़ाएगी। सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यपालों से नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए अपने राज्यों में विषय आधारित आभासी सत्र यानी कि वर्चुअल सेशंस आयोजित करने को कहा। श्री कोविंद ने कहा कि नई शिक्षा नीति वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालय स्तर पर सभी बच्चों को आरंभिक साक्षरता प्रदान करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक शिक्षा संस्थानों को मजबूत करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि शिक्षा प्रणाली में प्रौद्योगिकी के एकीकरण से सुधारात्मक उपायों को बढ़ावा मिलेगा और सभी हितधारकों को इस तरह के उपायों का सुझाव देने की मंच की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि नीति की सफलता राज्यों और केंद्र दोनों के सम्मिलित प्रयासों पर निर्भर करेगी। उच्च शिक्षा में परिवर्तन लाने के लिए नई शिक्षा नीति 2020 की भूमिका शीर्षक से इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किया था। अगली खबर की बात करते हैं। सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान अत्यंत कुपोषित बच्चों की पहचान और उनका समुचित उपचार किया जाएगा। अभी 1 से 7 सितंबर के बीच ये पोषण सप्ताह चला है। तीसरा राष्ट्रीय पोषण सप्ताह इस महीने मनाया जा रहा है। साल 2018 में शुरू की गई प्रधानमंत्री के सर्वांगीण पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत हर साल पोषण माह मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बच्चों में पोषण का स्तर बढ़ाने के लिए नाश्ते या दोपहर के भोजन में उन्हें दूध देने का सुझाव दिया है। उपराष्ट्रपति ने केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के साथ बातचीत में सुझाव दिया। श्रीमती ईरानी ने उपराष्ट्रपति को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार सभी राज्यों के इस सुझाव पर विचार करने के लिए कहेगी ताकि मध्याह्न भोजन में दूध को शामिल किया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी ने देश से कुपोषण को समाप्त करने से संबंधित जागरूकता पैदा करने के लिए सभी की भागीदारी के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता बताई है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार बहुत अधिक कुपोषित बच्चों के समग्र पोषण के लिए देश भर में सघन अभियान चलाएगी। अगली खबर है, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर एंड फॉर ब्लू स्काई कल दुनिया भर में मनाया गया। हमने अपने कल के स्टेटिक फैक्ट्स में कवर किया था इसे। ये पहली बार ही मनाया गया था कल। लोगों के स्वास्थ्य और दैनिक जीवन के लिए स्वच्छ हवा के महत्व के बारे में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस दिन को मनाने की घोषणा की थी। इस मौके पर कल देश में एक वेबिनार का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने की। इस मौके पर श्री जावड़ेकर ने कहा कि जनसंख्या, उद्योगों, वाहनों, कचरे और धूल के कारण प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने देश में प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में अनेक उपाय किए हैं। इनमें राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी कि NCAP और नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, उद्योगों के लिए उत्सर्जन मानक बढ़ाते हुए BS6 ईंधन मानक लागू करना, जाम की समस्या दूर करने के लिए सड़कों का निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर विशेष बल देना जैसे उपाय शामिल हैं। श्री जावड़ेकर ने वेबिनार के दौरान राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा भी की। वेबिनार का आयोजन 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी विकास और पर्यावरण विभागों ने संयुक्त रूप से किया था। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में चिन्हित 122 शहरों के आयुक्तों ने भी वेबिनार में हिस्सा लिया। अगली खबर है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस आज विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल माध्यम से कर रहा है। 149 देशों के 26,000 से अधिक प्रतिभागियों ने सम्मेलन में शामिल होने के लिए पंजीकरण कराया है। ISA असेंबली के अध्यक्ष और भारत के ऊर्जा और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह और फ्रांस की पारिस्थितिकी मंत्री सुश्री बारबरा पोम्पली समेत विभिन्न देश के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन इसके जो इनॉग्रल सेशन है उसमें मौजूद रहेंगे। रेल और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि होंगे, जबकि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इसमें समापन भाषण देंगे। बात करते हैं कोविड-19 पर अपडेट की।
देश में पिछले 24 घंटों में 70,000 से ज्यादा कोविड मरीज स्वस्थ हुए हैं और अब तक लगभग 32,50,000 से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। रोगियों के स्वस्थ होने की रेट 77.31% हो गई है। ठीक हुए लोगों की संख्या इन्फेक्टेड मरीजों से लगभग 3.7 गुना अधिक है। मंत्रालय ने कहा कि पिछले एक महीने में स्वस्थ होने वाले कोविड मरीजों की संख्या 3 गुना से ज्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटों में 90,802 रोगियों का पता चला और इन्फेक्टेड मरीजों की कुल संख्या 42,04,614 हो गई। अगली खबर है, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 5 जिलों में से कोविड विजय रथ को एक साथ रवाना किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये रथ लोगों में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जागरूकता पैदा करेंगे। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी द्वारा कोविड-19 विजय रथ को अहमदाबाद, सूरत, जूनागढ़, कच्छ और बनासकांठा जिलों से एक साथ प्रस्थान कराया गया। ये रथ 5 जिलों में घूमने के बाद अगले 44 दिनों में राज्य के 33 जिलों के 90 तालुकाओं में जागरूकता अभियान चलाएंगे। ये जागरूकता अभियान का आयोजन अहमदाबाद के पत्र सूचना कार्यालय, प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो और यूनिसेफ द्वारा ज्वाइंटली किया गया है। राज्य सरकार द्वारा गुजरात में धन्वंतरी रथ, संजीवनी रथ और 104 हेल्पलाइन द्वारा पहले से ही लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं घर तक पहुंचाई जा रही हैं। नेक्स्ट खबर है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कल मनोरोगियों की सहायता के लिए हेल्पलाइन किरण की शुरुआत की। यह हेल्पलाइन जो है ये 180005000019 के जरिए 24 घंटे लोग इस पर संपर्क कर सकते हैं। ये मनोरोगियों की राहत और सहायता उपलब्ध कराएगी और विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के मद्देनजर जो मेंटल पेशेंट्स हैं उनकी बढ़ती संख्या को देखते हुए इसको शुरू किया गया है। अगली खबर है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी ने कल राज्य की इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर विनिर्माण नीति 2020 को जारी किया। इस नई नीति में 2025 तक $100 अरब मूल्य की इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के विनिर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इसमें यह भी टारगेट रखा गया कि देश के कुल इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर निर्यात में तमिलनाडु की हिस्सेदारी 1/4 हो। राज्य में सेमीकंडक्टर निर्माण इकाइयों को आकर्षित करने का लक्ष्य भी इस नीति में शामिल किया गया है। अगली खबर है, उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार राज्यों को सरकारी विज्ञापनों की जो कंटेंट है उसके नियमन के बारे में 3 सदस्यों की एक समिति का गठन करना है। कर्नाटक, गोवा, मिजोरम और नागालैंड पहले ही ऐसी राज्य समितियों का गठन कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसी समिति गठित करने पर सहमति दे दी है। कमेटी ऑन कंटेंट रेगुलेशन इन गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग, इसने पिछले सप्ताह हुई अपनी बैठक में राज्यों द्वारा इन समितियों के गठन में हो रही देरी पर नाराजगी जताई है। समिति का विचार था कि कुछ राज्य सरकारों द्वारा ऐसी समितियों का गठन जो नहीं किया जा रहा उससे उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवमानना माना जा सकता है। दोस्तों, ये थी आज की खबरें। अभी बात करेंगे आज के स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। आज है 8 सितंबर 1276 को जॉन 21 फर्स्ट जो है वो पोप चुने गए और वो पोप बनने वाले अब तक के अकेले पुर्तगाली व्यक्ति हैं। 8 सितंबर 1504 को माइकल एंजेलो द्वारा बनाए गए स्टैच्यू ऑफ डेविड का इटली के फ्लोरेंस में लोकार्पण हुआ। ये रेनेसां का जो टाइम था, इनकी पुनर्जागरण का जो काल था, उसकी एक महत्वपूर्ण मूर्ति मानी जाती है। 8 सितंबर 1565 को फ्लोरिडा के सेंट अगस्टीन में पहली स्थायी यूरोपीय बस्ती बसाई गई। 8 सितंबर 1921 को अटलांटा शहर में पहली मिस अमेरिका प्रतियोगिता संपन्न हुई। इसे वॉशिंगटन डीसी की 16 साल की मार्गरेट गोरमैन ने जीता था। 8 सितंबर 1924 को रूस की एलेक्जेंड्रा कोलोनटाई जो है वो पहली महिला राजदूत बनी। 8 सितंबर 1966 को क्वीन एलिजाबेथ II द्वारा रिवर सेवरन तथा रिवर वाई पर बने द सेवरन ब्रिज का उद्घाटन किया गया। 8 सितंबर 1967 को युगांडा ने पारंपरिक जनजातीय साम्राज्य को समाप्त करके स्वयं को एक रिपब्लिक घोषित किया। 8 सितंबर 1974 को अमेरिकी राष्ट्रपति गेराल्ड आर फोर्ड ने पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को क्षमा करने वाली उद्घोषणा जारी की। रिचर्ड निक्सन जो थे वो वाटरगेट स्कैंडल में फंसे थे और उनको इसके चलते रिजाइन करना पड़ा था और उसके बाद उन्हीं की पार्टी के गेराल्ड आर फोर्ड जो हैं, जो उपराष्ट्रपति थे, उन्हें राष्ट्रपति बनाया गया था। 8 सितंबर 1986 को अमेरिका का प्रसिद्ध ओपरा विन्फ्रे शो जो था वो पहली बार प्रसारित हुआ। ये बड़ा फेमस शो है वहां का और ये शो उसके बाद अगले 25 सालों तक चला। 8 सितंबर सन 1990 को यूएस ओपन विमेंस टेनिस स्पर्धा की ग्रैंड स्लैम सिंगल्स इवेंट में अर्जेंटीना की गैब्रिएला सबाटिनी ने जर्मनी की स्टेफी ग्राफ को हराया और वो ये खिताब जीतने वाली अर्जेंटीना की अकेली महिला बनी। 8 सितंबर 1991 को मैसेडोनिया, जिसका अब नया नाम नॉर्थ मैसेडोनिया है, उसने यूगोस्लाविया से आज़ादी की घोषणा की। 8 सितंबर 1993 को ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देने की मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई और इसमें से क्रीमी लेयर को बाहर रखा गया। 8 सितंबर 1933 को जानी मानी गायिका आशा भोसले का जन्म हुआ
उसके अलावा 8 सितंबर 1966 को इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी की डेथ हुई। वो खुद रायबरेली से सांसद थे जब उनकी डेथ हुई। 8 सितंबर 1982 को कश्मीर में के भारत में विलय के बाद उसके पहले प्रधानमंत्री रहे शेख अब्दुल्ला की डेथ हुई। दोस्तों 8 सितंबर को हम इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाते हैं। इसे मनाने की घोषणा यूनेस्को ने 26 अक्टूबर 1966 को की थी। इस साल की इसकी थीम है लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। उसके अलावा 8 सितंबर को ही वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे भी मनाया जाता है। इसे मनाने की घोषणा साल 1996 में की गई थी। दोस्तों ये थी आज की खबरें और स्टैटिक फैक्ट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू दोस्तों, बाय।